हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम अपने लेक्चर्स की सीरीज़ में एनवायरनमेंट और उसके फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में, जिसमें हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स में हमने अभी तक पानी के बारे में पढ़ा है, एटमॉस्फेयर के बारे में और लाइट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक दूसरे इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर जो एबायोटिक फैक्टर है, टेम्परेचर, उसके बारे में कुछ विचार करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो टेम्परेचर क्या होता है? एक्चुअली टेम्परेचर और हीट दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन टेम्परेचर जो है वो इंटेंसिटी ऑफ हीट को मेजर करता है, या हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो इंटेंसिटी ऑफ हीट का एक्सप्रेशन है। और हीट क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट मेक्स थिंग्स हॉटर। जो सूर्य के विकिरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, वो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में है या हीट के रूप में है, और जो टेम्परेचर है वो उसी को एक्सप्रेस करता है, उसी का एक तरीके से एक्सप्रेशन है। टेम्परेचर जो 3 तरीके से एटमॉस्फेयर को गर्म या ठंडा करता है, या जो हीटिंग और कूलिंग है एटमॉस्फेयर की, वो 4 तरीके से होती है। एक तो है रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब होता है कि हीट वेव्स के ट्रांसमिशन से जो डायरेक्ट हीटिंग होती है वो रेडिएशन कहलाती है। दूसरा तरीका होता है कंडक्शन। कंडक्शन इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू मैटर बाय मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। एंड कन्वेक्शन इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट by the movement of mass or substance from one place to another। एक जगह से दूसरी जगह जब सब जो मूवमेंट ऑफ मास होता है उससे जो हीट का ट्रांसफ़र होता है, दैट इज़ कन्वेक्शन। एंड फोर्थ वे इज़ इवेपोरेशन, जिसमें इवेपोरेशन के प्रोसेस से भी जब वेपर्स बनते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है या हीटिंग इफ़ेक्ट आता है ना। जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादातर, जैसा हमने लाइट फैक्टर में पढ़ा था, कि जो गर्मी जो महसूस होती है, जो हीट एनर्जी जो हमें फील होती है, वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण होती है, ना कि जो सोलर रेडिएशंस आ रहे हैं धरती पे उनके कारण होती है। जो सोलर रेडिएशंस आते हैं धरती पे और फिर वो वापस रेडिएट होते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में, उसकी वजह से हमें हीट का महसूस होती है हीट, और हम उसको मेजर करते हैं टेम्परेचर में। जो सोलर रेडिएशंस हैं जो धरती पे आ रहे हैं, वो पर यूनिट एरिया कितने हैं, कितने इफ़ेक्टिव हैं, ये 2-3 बातों पे डिपेंड करता है। पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो सूर्य की किरणें हैं उनका इंक्लिनेशन क्या है, और द इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज। दूसरा जो है उसमें वो है कि डे लेंथ जो है, सन शाइन की जो डे लेंथ है वो कितनी है, और द ड्यूरेशन ऑफ लाइट। एंड थर्ड वन इज़ ट्रांसपेरेंसी ऑफ द atmosphere। These 3 factors, they also influence the temperature values of an area. Now, along with these factors, there are several other factors which control the temperature of an area। किसी भी जगह का टेम्परेचर, ये कुछ बातें और हैं जो डिसाइड करती हैं। उसमें हम
ये कुछ जो पॉइंट्स हैं वो हैं, जैसे लैटीट्यूड है किसी जगह का, लैंड एंड वाटर, प्रिवेलिंग विंड्स, ओशन करंट्स, एल्टीट्यूड, और भी जो फीचर्स, स्लोप फीचर्स, ये चीज़ें किसी भी जगह के टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं या रेगुलेट करती हैं। जैसे लैटीट्यूड है तो हम जानते हैं कि जो सोलर रेडिएशंस होते हैं वो टेम्परेचर में वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो धरती के लैटीट्यूडनल जोन्स हैं, लैटीट्यूड्स होते हैं अक्षांश रेखाएं, आप जानते हैं इक्वेटर से पोल रीजन के बीच में। जब हम इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाते हैं तो हम बढ़ते हुए लैटीट्यूड्स की तरफ चलते हैं। तो ये जो लैटीट्यूड्स हैं इन पे टेम्परेचर के वेरिएशन के लिए सोलर रेडिएशंस जिम्मेदार हैं। क्यों हैं? क्योंकि जो सोलर रेडिएशंस हैं वो it is due to difference in the receipt of incoming solar radiation which varies with the latitude। इसलिए इंसोलेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। इंसोलेशन का मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशंस along with inclination or the angle of incidence of sunlight and duration of light which affect the temperature of the atmosphere. Now इसी की वजह से हम जैसे जैसे इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाते हैं तो हमें धीरे धीरे टेम्परेचर में कमी महसूस होती है। ये जो हमें टेम्परेचर में वेरिएशन दिखता है वो इसी की वजह से होता है, लैटीट्यूड पे जो हमें ऑब्ज़र्व होता है। इन लैंड एंड वाटर फीचर हम ये देखते हैं कि सिंस लैंड इज़ हीटेड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर सरफेसेस they cause variation in temperature of the air above. Land mass is heated and cooled more rapidly and to a greater degree than water. जो धरती की सतह हैं वो जल्दी गर्म होती हैं और ठंडी होती हैं in comparison to water। इसलिए हम एक ही लैटीट्यूड में अगर हम कभी इस बात को ऑब्ज़र्व करें तो एक ही लैटीट्यूड पे हमें पानी के ऊपर जो टेम्परेचर है और ज़मीन के ऊपर जो टेम्परेचर है उसमें विभिन्नता नज़र आती है। हमें ज़्यादा टेम्परेचर ज़मीन के ऊपर वाली जगहों पे ज़्यादा महसूस होता है इन कंपैरिजन टू ओशन के ऊपर वाले जो एटमॉस्फेयर हैं उसमें टेम्परेचर कम महसूस होता है। जो हवाएं चलती हैं, प्रिवेलिंग विंड्स के बारे में, जो हवाएं चलती हैं वो भी किसी भी जगह के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में एक महत्वपूर्ण कारक होती हैं। तो जो कोस्टल एरियाज़ हैं अगर हम बात करें तो कोस्टल एरियाज़ जो हैं वहाँ पे टेम्परेचर में कमी होती है क्योंकि वहाँ हवाएं ज़्यादा चलती हैं इन कंपैरिजन टू इनलैंड एरिया, जो धरती पे थोड़े अंदर की तरफ जो जगह होती हैं, जो स्थितियाँ हैं, जो शहर हैं, उनमें टेम्परेचर्स हमें ज़्यादा महसूस होता है इन कंपैरिजन टू कोस्टल एरिया। अगर हम ओशन करंट्स की बात करें तो ओशन करंट्स जो हैं वो भी जो पास वाली ज़मीन वाले एरिया हैं उनके टेम्परेचर को प्रभावित करती हैं। अगर वार्म करंट्स चलती हैं, वार्म हवाएं चलती हैं ओशन में, गर्म धाराएं चलती हैं तो ये कोस्टल एरिया का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। और अगर ठंडी धाराएं चलती हैं तो ये वहाँ के एरिया के टेम्परेचर को कम कर देती हैं। अगर हम लैटीट्यूड के बारे में बात करें कि लैटीट्यूड किस तरीके से टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड में भी हमने जैसे लाइट के फैक्टर में भी देखा, एटमॉस्फेयर जो है वो ज़्यादातर ज़मीन पे ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस ज़्यादा धरती पे होते हैं तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं,
टेम्परेचर में धीरे धीरे कमी आने लगती है और जो एयर है वो ठंडी होने लगती है। और जैसा हमें पता है कि ये एक नॉर्मल लैप्स रेट की से ये कम होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आ जाती है। जो स्लोप के फीचर्स हैं, जो टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं, वो भी किसी जगह का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं कि स्लोप का डायरेक्शन क्या है और इसका एंगल क्या है। वो भी सोलर रेडिएशंस के अमाउंट को कंट्रोल करते हैं और इसकी वजह से हमें टेम्परेचर में चेंजेस नज़र आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ सन्स रेज देयर आर 3 लैटिट्यूडनल जोन्स ऑन द अर्थ। जो भी इसके सोलर रेडिएशन के इंक्लिनेशन हैं उसके हिसाब से हमें 3 जोन्स धरती पे नज़र दिखाई देते हैं। जो इक्वेटर के पास वाला जोन है जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है, सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, वो एरिया ट्रॉपिकल जोन्स कहलाते हैं। और भूमध्य रेखा से हम जैसे ही ऊपर की तरफ चलते हैं, पहले टेम्परेट जोन आता है और उसके बाद में पोलर जोन आते हैं। तो भूमध्य रेखा से पोलर रीजन की तरफ जाने पे हमें ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और पोलर जोन ये नज़र आते हैं। ये टेम्परेचर के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। अब टेम्परेचर में के संदर्भ में एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि इस धरती पे जितने भी जीव पाए जाते हैं वो अलग अलग तापमान की जो रेंज होती है उसमें अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और हर कम्युनिटी की, हर ऑर्गेनिज्म की कह सकते हैं, अपनी एक टेम्परेचर की लिमिट होती है उनके मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करने की। दुनिया के कई ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी ये जो रेंज है, रेंज ऑफ टेम्परेचर, वो अलग अलग है और उसी में वो अपना काम करते हैं। ये रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम भी होती है। मीन्स जैसे सपोज़ अगर किसी की रेंज ऑफ टेम्परेचर 5 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड की है की रेंज में वो काम करेगा, मीन्स वो काम कर सकता है। तो टेम्परेचर की जो ये रेंज है इसमें ऑर्गेनिज्म का अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना उस ऑर्गेनिज्म की रेंज ऑफ टॉलरेंस कहलाती है। वो ऑर्गेनिज्म इस टेम्परेचर पे अपनी एक्टिविटी शुरू करेगा, कुछ समय बाद ये अपनी एक्टिविटी ऑप्टिमम बताएगा, टेम्परेचर जिस पे इसकी मतलब वर्किंग एफिशिएंट करेगा वो ऑप्टिमम रेंज कहलाएगी। और जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर की तरफ बढ़ेगा, तो इसकी एक्टिविटी जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाती है। ये हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म की अपनी एक रेंज ऑफ टॉलरेंस होती है, उसी में वो अपनी सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है और इस रेंज ऑफ टॉलरेंस में ही वो रहता है। और ये हर प्लांट के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे कुछ शंकुधारी वन हैं तो वो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अपना काम कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं वो और ज़्यादा हायर टेम्परेचर तक कर सकते हैं। तो हर कम्युनिटी की अपने फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए टेम्परेचर की एक मिनिमम और मैक्सिमम रेंज होती है, उसको हम रेंज ऑफ टॉलरेंस कहते हैं। और क्योंकि हर एक की सीमा अलग अलग है, ये सहनशीलता की सीमा, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो
0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनकी रेंज ऑफ टॉलरेंस वो होती है। कुछ की जो रेंज ऑफ टॉलरेंस है वो बहुत वाइड है, ये वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड में भी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर लेते हैं और 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी कर सकते हैं। तो ये उनकी अपनी अपनी अलग अलग सीमा हो सकती है। टेम्परेचर या हीट रिक्वायरमेंट जो होती है प्लांट्स की, उसके आधार पे प्लांट्स को या वेजिटेशन को कुछ कैटेगरीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन उनका किया गया है। जिन प्लांट्स को या वेजिटेशन को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है उनको मेगाथर्म्स कहा जाता है। तो ये कुछ कैटेगरीज़ हैं, जैसे मेगाथर्म्स, मीज़ोथर्म्स, माइक्रोथर्म्स और हेकिस्टोथर्म्स। ये वेजिटेशनल टाइप्स हैं, प्लांट की टाइप्स हो सकती हैं कि प्लांट वेजिटेशन अगर मेगाथर्म है मींस उसको हाई टेम्परेचर पूरे साल चाहिए, तो वो अपनी अच्छी तरीके से ग्रो करेंगी। और ये जो वेजिटेशन है ये कहलाती है, या तो जो कम्युनिटीज़ हैं वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहलाएंगी या डेजर्ट कहलाएंगी, और यहाँ के जो प्लांट्स होंगे वो मेगाथर्म्स होंगे। दूसरे मीज़ोथर्म प्लांट्स होते हैं जिनको गर्मियों में बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए और विंटर्स में वो लो टेम्परेचर में काम करते हैं। जो वेजिटेशन टाइप है ये डेसिडियस फॉरेस्ट कहलाएगी, और जो रीजन है ये सब ट्रॉपिकल रीजन कहलाएंगे। मेगाथर्म्स में जो रीजन है वो ट्रॉपिकल रीजन कहलाएंगे। माइक्रोथर्म्स जो हैं वो टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं और इनको लो विंटर टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर विंटर्स में कम चाहिए और समर्स में इनको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। और जो वेजिटेशन यहाँ ग्रो करती है वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहलाती है। चौथे तरीके के जो प्लांट्स हैं दे आर हेकिस्टोथर्म्स। हेकिस्टोथर्म्स जो हैं वो बहुत लो टेम्परेचर पूरे साल अगर उनको बहुत लो टेम्परेचर में वो जिंदा रहते हैं या अपनी एक्टिविटी करते हैं। और ये जो जैसे आर्कटिक और एल्पाइन रीजन जो है, पोलर रीजन, वहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो हेकिस्टोथर्म्स होते हैं, और जो वेजिटेशन है वो एल्पाइन वेजिटेशन कहलाती है। नाउ वी विल डिस्कस इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लांट्स। प्लांट्स पे जो तापक्रम है वो किस किस तरीके से प्लांट्स उससे अफेक्ट होते हैं या उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो टेम्परेचर जो है वो प्लांट्स की जनरल मेटाबॉलिज्म पे अगर अपन इफ़ेक्ट की बात करें तो जितने भी प्रोसेस हैं वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड हैं, चाहे वो ट्रांसपिरेशन हो, फोटोसिंथेसिस हो, रेस्पिरेशन हो, क्योंकि ये टेम्परेचर उनके प्रोसेसेस के एंजाइम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करता है कि ये स्टार्टिंग में जैसे रेट जो है वो कम होती है प्रोसेस की, फिर धीरे धीरे जब टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो रेट भी बढ़ती है, और उसके बाद में हाई टेम्परेचर पे वो रेट कम हो जाती है, क्योंकि जो एंजाइम्स हैं इन सब चीज़ों में जो काम में आते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। ट्रांसपिरेशन की रेट को भी अफेक्ट करता है, सीड जर्मिनेशन को टेम्परेचर अफेक्ट करता है, और टेम्परेचर जो है वो किसी भी जगह की ह्यूमिडिटी को डायरेक्टली प्रभावित करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी में कमी आती है, उसकी वजह से ट्रांसपिरेशन की रेट अफेक्ट होती है, और इसके साथ साथ में जो रसारोहण की दर है, एब्जॉर्प्शन की दर है प्लांट की, वो भी उसमें भी कमी आती है। तो ये कुछ प्रभाव हैं जिनको हम और आगे के लेक्चर्स में भी देखेंगे, टेम्परेचर के प्लांट की ग्रोथ पे और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पे किस तरीके से टेम्परेचर प्रभाव डालता है। थैंक यू वेरी मच।